हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। ये मनाजिर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, जहाँ तलबा गुज़िश्ता कई हफ़्तों से एहतजाज कर रहे हैं कि वो जो ऑनलाइन एजुकेशन अपनी इस उम्मीद पर उन्होंने शुरू की थी कि उन्हें एक अच्छा इंटरनेट मिलेगा, मगर उन्हें अच्छा इंटरनेट नहीं मिला। और ये मसला सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का ही नहीं है, ये मसला आज़ाद कश्मीर में भी है। ये मसला जो है खैबर पख्तूनख्वा के जो नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि फ़ाटा जो पहले होते थे, उनका भी मसला है। बलूचिस्तान में कोयटा को छोड़कर वहाँ का भी मसला है। चित्राल का एक बहुत बड़ा मसला है। तो तकरीबन लाखों तलबा इस वक्त हैं जो कि कोरोना वायरस की वजह से तालीमी इदारे बंद होने के बाद अपने अपने इलाक़ों में गए। वहाँ पर उनकी जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ऑनलाइन एजुकेशन शुरू जब की तो इन लोगों को शदीद मुश्किलात आईं कि क्योंकि इंटरनेट की बैंडविड्थ जो है बहुत कमज़ोर है। बहुत से तलबा जो है महरूम हो चुके हैं कि कई के सेमेस्टर्स ड्रॉप हो गए हैं। कई को यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि आप अगर नहीं अटेंड कर पा रहे तो आप ये सेमेस्टर ड्रॉप करते हैं, जो कि ज़ाहिर है उनके तालीमी साल के लिए बहुत ही ख़तरनाक बात है। ये जो सारी सूरत हाल हुई, पहले शुरू हम गिलगित बल्तिस्तान से ही करते हैं। यहाँ पर जो इंटरनेट प्रोवाइड वो है SCO, स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशंस ऑर्गेनाइजेशन, फ़ौज के ज़ेली इदारा है। उसके अलावा टेलीनॉर भी कुछ वहाँ पर फैसिलिटीज़ दे रहा है, मगर जो इस वक्त तक फैसिलिटीज़ हैं ज़ाहिर है वो इत्मीनान बख्श नहीं हैं। इसी वजह से जो लाखों तलबा पाकिस्तान में एहतजाज कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अदालतों का भी रुख किया। SCO से जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए थे। मसलन उन्होंने स्टूडेंट पैकेजेस निकाले, उन्होंने फ्री एक्सेस दी वेब पोर्टल्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ के, ताकि तलबा को आसानी हो सके। मगर मसला क्या है? मसला ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ जो नॉर्मल यूजेज है वो तकरीबन 4.5 गीगाबाइट्स पर डे थी, जो कि बढ़कर अब 11.8 हो गई है, यानी दुगने से भी तकरीबन 3 गुना ये उनको बैंडविड्थ चाहिए। अब ज़ाहिर है इसमें वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा वो किसी को भी नहीं पता, मगर ज़ाहिर है एफ़र्ट्स की जा रही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का मसला हल नहीं हो रहा। और वो इस वजह से नहीं हो रहा कि हुकूमत ने भी शुरू में तवज्जो नहीं दी। हायर एजुकेशन कमीशन, उन्होंने कहा जी हमने PTA को लिख दिया है, PTA को रिकमेंडेशंस दी हैं। ज़ाहिर है सबके लिए एक ये नया तजर्बा था। तो आज हमारा मौजू यही रहेगा। तो सबसे पहले हम गिलगित बल्तिस्तान ही चलते हैं, जहाँ एक हैं शनीला परवीन, वो हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं। लम्स लाहौर में पढ़ती थी। ज़ाहिर है लम्स की क्लासेस ख़त्म हुई जब तो वो वापस चली गई और उन्होंने गिलगित से हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शनीला। जी शनीला, आप अपना तजर्बा बताइए कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या मुश्किलात हैं? सर मेरी एक्सपीरियंस और मेरे जितने भी यहाँ पे फेलोज हैं सबकी एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, बल्कि वी वर प्रिविलेज्ड टू बी पार्ट ऑफ लम्स, तो हमने और थोड़ा फैसिलिटेट हमारे इंस्टीट्यूशन ने किया। लेकिन उससे हट के यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हमारे पास इंटरनेट एक्सेस है नहीं मेजॉरिटी जगहों में, और जिन जगहों पे है वहाँ पे बैंडविड्थ इतनी कम है कि जैसे हमारी क्लासेस जूम पे या टीम्स पे होती है तो बैंडविड्थ कम होने की वजह से हम वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती। अब जिन जगहों में इंटरनेट हमारे पास नहीं है तो वी हैव टू हाइक फॉर ऑलमोस्ट 1.5 या 2 से 3 घंटे हम चल के हम जाते हैं स्पेसिफिक स्पॉट पे क्लासेस लेने के लिए। अब वहाँ जाते हैं तो कभी कभार सिग्नल्स आती हैं, कभी नहीं आती। उसके अलावा ये है कि लैपटॉप की बैटरी आप पहाड़ के ऊपर कहीं पे चार्ज नहीं कर जाहिर। तो फिर उससे ये होता है कि इफ आई हैव 3 आवर्स लॉन्ग क्लास तो फिर मैं वो ऊपर जाके अटेंड नहीं कर सकती। तो ये सिचुएशन ऑलमोस्ट सारे बच्चों के साथ है यहाँ पे। और हमारे काफ़ी कोलीग्स ने इस तरह किया था कि वो शिफ्ट हुए हैं जो अर्बन सेंटर्स हैं जैसे गिलगित हैं, बल्कि कुछ बच्चे तो लाहौर में ही दे स्टेड बैक इन हॉस्टल्स और खुद प्राइवेट उन्होंने घर खरीदे जस्ट बिकॉज उनके इलाके में बिल्कुल भी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी। ऐसे काफ़ी बच्चे इस कर्जों से हमारे साथ थे जहाँ पे उनके पास नेटवर्क सिग्नल्स नहीं है, इंटरनेट तो दूर की बात है। तो फिर उनको स्टे भी करना पड़ा। एक तो उन्होंने अपने हेल्थ पे उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, उसके अलावा फाइनेंशियल इतनी कॉन्स्टेंट है कि वो मैनेज नहीं कर सकते। इसीलिए काफ़ी बच्चों ने अपने सेमेस्टर्स फ्रीज कराए। अब जो फाइनल ईयर में बच्चा अपना सेमेस्टर फ्रीज करा देता है तो उसको पूरे 1 साल का उसको नुकसान हो जाता है, क्योंकि अगर फॉल में मैं अपने कोर्सेज फ्रीज कराती हूँ तो वो कोर्सेज नेक्स्ट फॉल में ही होंगे।
तो फिर ये कुछ मसले हैं जो कि हम यहाँ पे फेस करते हैं। शहनीला, वहाँ कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने भी जुलूस निकाले हैं। आपने वहाँ क्या ऑब्ज़र्व किया है? ज़ाहिर है तलबा और तालिबात ने SCO से भी बात की होगी, हुकाम से भी बात की होगी, कुछ रिस्पांस मिला आप लोगों को? सर एक्चुअली यहाँ पे इस तरह है कि इफ़ यू वांट एन इंटरनेट कनेक्शन तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और उस एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में मिनिमम वो शुरू में कहते हैं कि आपको 3 महीने लगेंगे, लेकिन इट इज़ नेवर गिवन टू यू विद इन 3 मंथ्स। तो फिर हमारे सेमेस्टर ही 4 महीने में ओवर हो जाता है, तो फिर किसी को भी यहाँ पे कनेक्शन इस तरह इजीली मिलती नहीं है, या तो उनके पास पोर्ट्स नहीं होती हैं या फिर आपको सिफारिश लगवानी पड़ती है। कोई आपका जानने वाला तो इट गेट्स इजीियर टू गेट दैट कनेक्शन। मतलब कनेक्शन के लिए आपको कनेक्शन चाहिए होती है, ये कहना चाह रही हैं। तो यहाँ पे जितने भी स्पेशली KI स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी ने अपना सेमेस्टर फीस कराया हुआ है, और वो टीचर्स कुछ ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, लेकिन दैट्स ऑफ नो यूज देन बच्चे वो अटेंड नहीं कर पा रहे। शहनीला, मुझे जो SCO वालों से बात हुई, उन्होंने कहा हमने स्टूडेंट पैकेज भी दिया था, और मुझे अंदाज़ा है कि कितना स्लो इंटरनेट है, 1 Mbps का उन्हें कनेक्शन दिया गया अप्रैल और मई के महीने में कोविड की वजह से, जो कि ज़ाहिर है एक फैसिलिटी थी फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक्सेस टू यूनिवर्सिटी पोर्टल्स दी गई। लेकिन जो इंटरनेट अभी मौजूद है वो किस हद तक कारामद है? तो फिलहाल हमारे पास इंटरनेट है, वो कुछ जगहों में तो बेहतर है, लेकिन मोस्टली जगहों में इस तरह है कि बच्चे अपने क्लासेस नहीं ले सकते, स्पेशली जिनके पास DSL कनेक्शन नहीं है और वो फ़ोन पे 3G या 4G के नाम से जो वो पैकेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतना रिलायबल नहीं है। तो मोस्टली ये होता है कि आप क्लासेस तो लेते हो, लेकिन आप इतनी दफ़ा ड्रॉप आउट हो जाते हो कॉल से कि वो रिदम ब्रेक हो जाता है और क्लास का आपको इतना फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वी आर होपिंग के जो भी एफर्ट्स हैं, और इस प्रोग्राम में हम आगे जा कर के PTA से भी बात करेंगे और दूसरे नुमाइंदों से, मगर हमारी गिलगित के एक टेलीकॉम इंजीनियर हैं मैसम कासमी, उनसे बात हुई, तो उनसे हमने व्यू जानना चाहा कि SCO किस तरह अपनी सर्विस को बेहतर बना सकता है। सुनिए। पहली बात तो ये है कि SCO को अपनी ऑप्टिकल फाइबर चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ आउटडेटेड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो नेचुरल कैलेमिटीज़ के नज़र हो जाती है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में कोर साइट पे अगर SCO अपने सिस्टम को इम्प्रूव करता है, एज कोर डोमेन इज़ द बैकबोन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, सो इसकी वजह से ये होगा कि कैपेसिटी और कवरेज में इजाफ़ा होगा। और रेडियो साइट पे अगर हम साइट्स को बढ़ा देते हैं और पावर ब्रेकडाउन के इशू को रिज़ॉल्व करते हैं थ्रू बैटरी बैकअप और जनरेटर्स के इंस्टॉलेशन के, तो इससे ये होगा कि साइट्स जो होंगी वो 24/7 लाइव रहेंगी और वो कवरेज देती रहेंगी। गिलगित बल्तिस्तान में ऑप्टिमाइजेशन और प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट है SCO का, वो फंक्शनल नज़र नहीं आ रहा, और जितने भी इंटरफेरेंसेस के इश्यूज़ होते हैं, हैंडओवर्स के इश्यूज़ होते हैं, वो रिज़ॉल्व नहीं हो पाते। इसकी वजह से कवरेज का इशू हो जाता है और सब्सक्राइबर और यूज़र्स को सही कवरेज नहीं मिलती, सिग्नल्स अच्छे नहीं आते। तो अगर ऑप्टिमाइजेशन और प्लानिंग का डिपार्टमेंट अगर SCO इम्प्रूव करता है तो इससे ये होगा कि नेटवर्क बेहतर बन सकता है। और नेटवर्क सर्विलेंस पे मैं यहाँ कमेंट करना चाहूँगा कि SCO को चाहिए कि वो लाइव नेटवर्क के जो टूल्स हैं, सर्विलेंस टूल्स हैं, रियल टाइम टूल्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराए, ताकि वो जहाँ पे भी डिग्रेडेशन आए या जहाँ पे भी कंजेशन आती है नोड्स पे, तो वो उसको मॉनिटर कर सकें और वो इजीली उसको एड्रेस कर सकें। आपने सुना टेलीकॉम इंजीनियर के बारे में। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हम PTA के जो डायरेक्टर जनरल हैं, जो रेगुलेट करते हैं सारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स को, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि उन्होंने क्या किया है। एक वक्फ़े के बाद वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल लाइसेंसिंग आमिर शहजाद साहब, जो
ओवरऑल इंटरनेट प्रोवाइडर्स के रेगुलेटर भी हैं, सुपरवाइज भी करते हैं। वेलकम टू द शो सर। ये बताइए, लाखों तालिब इल्म जो हैं मुश्किलात का शिकार हैं ऑनलाइन एजुकेशन और ख़ुसूसन इंटरनेट की जो स्पीड है उसके हवाले से, जैसे आपने देखा भी पिछले सेगमेंट में कि बहुत सी लोगों ने, बच्चों ने अपने सेमेस्टर्स तक फ्रीज़ करवाए, ड्रॉप करवाए। तो सर पीटीए ने क्या किया? क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन से जब भी बात करें वो कहते हैं कि हमने रिकमेंडेशंस दे दी थी पीटीए को और पीटीए ने उस पर एक्ट करना था। थैंक यू वेरी मच मुबशर साहब। एक्चुअली लेट मी टेल यू थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि जब कोविड-19 सिचुएशन के अंदर हाउ पीटीए हैज सीन द एंटायर जो ब्रॉडबैंड या इंटरनेट की एक्सेस थी, हाउ वी आर मैनेजिंग दैट। तो सबसे पहले द मोमेंट कोविड-19 की सिचुएशन स्टार्ट हुई तो पीटीए वाज द फर्स्ट जिसने ओवरऑल एनालाइज किया कि थिंग्स वुड बी कमिंग, जिसके ऊपर ज़्यादा लोग ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर शिफ्ट हो रहे थे क्योंकि लॉकडाउन सिचुएशन में। So immediately we have established a coordination center in Pakistan Telecom Authority headquarters, जिसने इंटरनेशनल बैंडविड्थ के ऊपर हमारी एक्सेस कितनी बढ़ रही है, टेलीकॉम नेटवर्क के ऊपर हमारा कितना लोड ज़्यादा आ रहा है और क्या कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं डेवलप हो रही या होने जा रही जहां पे हमें नेटवर्क चोकिंग की कंडीशन को देखना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मैनेज इट वेरी वेल और आई कैन से कि हमने 60% जो हमारी इंटरनेशनल बैंडविड्थ के ऊपर कैपेसिटी थी, वी आर ऑन 60% ऑफ दैट और स्टिल वी हैव 40% ऑफ कैपेसिटी जिसके ऊपर किसी के पास भी इंटरनेट एक्सेस है तो स्टिल वी हैव अवेलेबिलिटी, क्योंकि 3 टेराबाइट्स में से ऑलमोस्ट हम 2 टेराबाइट्स को टच किया एंड वी कैन एक्सटेंड इट टू 4 टेराबाइट्स। सो वी आर सेफ ऑन दैट साइड। नाउ कमिंग टूवर्ड्स के इंटरनेट एक्सेस जिनके पास थी या जिनके पास नहीं है, हाउ पीटीए इज लुकिंग ऑन टू दैट। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा एक क्लियर कर दूं कि जो इंटरनेट है हमारा 2014 में जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज थी वो शुरू हुई एंड इट इज नाउ वी आर ऑन 6th ईयर जो हमने कंप्लीट किया जब ब्रॉडबैंड सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुई। तो उसमें ऑलमोस्ट हम 45,000 प्लस हमारी सेल फोन साइट्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, जिसके ऊपर 2G, 3G और 4G डिफरेंट सर्विसेज चल रही हैं। नो अगर हम टोटल पॉपुलेशन को देखें तो हमारे पास जो 176 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं करेंटली ऑल ओवर द कंट्री और 76 मिलियन के करीब हमारे पास ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हैं। बाकी ज़्यादा लोग एज पर दी, क्योंकि अवेलेबिलिटी होती है, आपका अफोर्डेबिलिटी होती है, उसमें 2G सर्विसेज हमारी मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन यूज़ कर रही है। नो उस कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं कि 78 मिलियन लोगों के पास ब्रॉडबैंड की एक्सेस है, जिसमें 2 मिलियन के करीब हमारे फिक्स ब्रॉडबैंड लाइंस को एक्सेस कर रहे हैं और 76 मिलियन के करीब सेल फोन्स के जरिए उसको एक्सेस कर रहे हैं। नो उसके जब हम इस स्टेटिस्टिक्स को देखते हैं तो ओवरऑल वी कम टू नो कि टोटल हमारा जो नेट सब्सक्राइबर्स में से अबाउट 45% लोगों के पास ब्रॉडबैंड की जो यूजेज कर रहे हैं आउट ऑफ 80% जिनको अवेलेबिलिटी है, क्योंकि अवेलेबिलिटी होने के बावजूद एज यू नो कि डिवाइस की कॉस्ट, नेट की कॉस्ट, वो सारी फैक्टर्स उसमें ऐड हो रहे होते हैं। तो 45% रफली हुई से कि लोग इस वक्त जो यूज कर रहे हैं उस 80% की टोटल पॉपुलेशन। नो जब हम फर्दर डाउन जाते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने भी जिक्र किया, उसके बाद आपके इंजीनियर भी आए, तो नेटवर्क अवेलेबिलिटी जब भी कोई टेलीकॉम ऑपरेटर प्लान की तो कोविड-19 सिचुएशन एज यू नो कि एक स्पेशल सिचुएशन, उससे पहले ऑलमोस्ट हर ऑपरेटर उस एरिया में एज पर दी जो उसकी डिमांड होती है उससे डबल ही प्लान करते हैं। लाइक अगर एक विलेज है 5000 पीपल हैं उसके अंदर, तो देखिए कि इस एरिया में अफोर्डेबिलिटी कितनी है, उस एरिया में कितने लोग यूज करेंगे और अकॉर्डिंगली वो अपना सिस्टम प्लेस करते हैं। नो अकॉर्डिंगली जिधर जिधर उनकी प्लेसमेंट थी, जब उस पर नेटवर्क की ट्रैफिक इंक्रीज होना शुरू हुई तो नेटवर्क चोकिंग नहीं हुई। नो इश्यू आया कि जब ऑनलाइन क्लासेस होंगी या उस कॉन्टेक्स्ट में, एक मैं एग्जांपल जैसे दी 5000 के गांव में अगर एक स्कूल में 800 बच्चे हैं तो क्या डज एवरीवन हैज द डिवाइस एट हिज होम? एक घर में 4 बच्चों के पास डिवाइसेस हैं, क्या वो 4 बच्चे एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं? क्या हमारे टीचर्स ट्रेंड हैं ऑनलाइन क्लास चलाने में? क्या बच्चे ऑनलाइन मोबाइल फोन के ऊपर या
घर में इंटरनेट के ऊपर दे आर यूज टू ऑफ दैट, देयर आर मल्टीपल इश्यूज, इट इज़ नॉट ओनली द इंटरनेट कनेक्टिविटी, वो ऐड ऑन हो जाते हैं सारे। आमिर साहब सॉरी, हमें वक्त की किल्लत में बड़ी तफसील से बताया, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं जो कह रहे हैं कि इंटरनेट को तेज़ी से उन इलाक़ों की तरफ जहाँ से वो अफोर्डेबल हो जाएं कैसे पहुँचाया जाए, वक्फे के बाद बताते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, अब ब्रॉडबैंड हाई स्पीड इंटरनेट की अवेलेबल ना होने से सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस या तालीम मुतासिर नहीं होती, ई कॉमर्स, ई बिज़नेस, डिजिटल पाकिस्तान करने के लिए तो बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आपके पास स्टेबल और स्पीडी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो ये सारी चीज़ें नामुमकिन हैं। तो शहरों में बैठ के शायद हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता, और बिल्कुल अक्सर नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी है जिनको ये सहूलत फराहम नहीं है। तो सवाल ये बनता है कि जी मसला तो हमने आपको बता दिया है, हल इसका क्या है? क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान के हर इलाके में, चाहे वो जितना भी पसमानदा हो, जितना भी दूर दराज हो, हाई स्पीड इंटरनेट दस्तयाब की जा सकती है? अभी हम बात करेंगे इसफंदियार शाहीन साहब से, जो अभी सैन फ्रांसिस्को में हैं, पहले पाकिस्तान में रहते थे, और ये हैं CEO नेट इक्विटीज़ नेटवर्क्स का, और इनका कहना है कि जी हाँ बिल्कुल मुमकिन है। कैसे मुमकिन है? इसफंदियार साहब आपसे हम खुद ही पूछ लेते हैं जी, कि सुनने में तो बहुत अच्छा है लेकिन ये प्रैक्टिकली चलेगा कैसे? बहुत शुक्रिया ज़रार इनविटेशन का। आई थिंक सोल्यूशन की बात करने से पहले क्विकली बताना चाहूँगा कि ये जो मसला है, एक तो ये ग्लोबल मसला है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, और इस मसले की जड़ है इंसेंटिव स्ट्रक्चर टेलीकॉम इंडस्ट्री का। इंसेंटिव स्ट्रक्चर मानी कि टेलीकॉम इंडस्ट्री पैसे कैसे बनाती है, और इसकी जो वन लाइन एक्सप्लेनेशन है वो ये है जी कि टेलीकॉम कंपनीज शहरों से 50% से ज़्यादा कमाई करते हैं, हालांकि उनको शहरों में से 10% से कम इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, हमारे मुल्क में इस वक्त 40,000 सेल टावर्स हैं, इसमें से सिर्फ 4,000 ऐसे टावर्स हैं जिससे 50% से ज़्यादा कमाई होती है। बाकी जो सेल टावर्स हैं उनमें बहुत कम कमाई होती है। सो टेलीकॉम कंपनीज की कमाई नहीं होती जब वो गांव देहात में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये भी कोई नया मसला नहीं है। 1934 से लेके अब तक हर टेलीकॉम रेगुलेशन जो आई है उसने इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश की है एक कॉन्सेप्ट के थ्रू जिसको कहते हैं यूनिवर्सल सर्विस, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई एक टैक्स है उसको कहते और हमारे मुल्क में वो इम्प्लीमेंट होता है एक फंड के जरिए जिसको कहते हैं यूनिवर्सल सर्विस फंड। हर साल टेलीकॉम कंपनी तकरीबन 1 से 1.5% अपना रेवेन्यू इस फंड में जमा कराती हैं, और इस फंड की कोशिश ये होती है कि जो गांव देहात में इन्वेस्टमेंट आमतौर पे फीजिबल नहीं हो रही वो इस फंड को इस्तेमाल करके फीजिबल की जाए। अफसोस की बात यह है कि ये फंड ना सिर्फ पाकिस्तान में बट काफ़ी सारे मुल्कों में अंडर यूटिलाइज्ड रहा है। ये फंड कुछ मुल्कों ने इसके अच्छे तरीके ढूंढ लिए हैं इसको यूटिलाइज करने के। इंडोनेशिया एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। तो जो और जो लास्ट चीज़ कहूँगा इसके बारे में कि ये मसला क्यों है, आप ऐसे समझ लें कि कवरेज सिग्नल हर जगह आता है। इसको अगर हम पानी की एनालॉजी लेंगे, आप समझें कि हर जगह नलके लग गए हैं लेकिन नलके में प्रेशर नहीं आ रहा अच्छा। गांव देहात में प्रेशर अच्छा आ रहा है, शहर में, गांव देहात में प्रेशर अच्छा नहीं आ रहा। प्रेशर बढ़ाने के लिए आपको नेटवर्क की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। नेटवर्क की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा हाई कैपेसिटी टेक्नोलॉजीज लगानी पड़ेंगी, जिसमें से सबसे उम्दा टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर है। जी असफंदियार, तो मुझे ये बताइए, हमारे मुल्क में जब कोविड ज़ाहिर है पूरी दुनिया में अब 4 महीने हो गए हैं, तो कितना वक्त चाहिए होता है? क्योंकि किसी भी आप इंटरनेट प्रोवाइडर या रेगुलेटर किसी से बात करें, वो कह रहे हैं जी हम कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल, मगर वो कोशिश बराबर नहीं हो रही और पाकिस्तान जैसे मुल्क में लाखों तालिब इल्म सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल जी, देखें इसमें जी कैपेसिटी अपग्रेड्स करने में टाइम लगता है, लेकिन आई मीन इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अभी हमारे मुल्क में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो 40,000 टावर हैं तकरीबन 8-10% हैं जिन पे फाइबर लगी हुई है, जिनके पास हाई कैपेसिटी है।
ढेर सारा डेटा लेके जाने की इंटरनेट की तरफ। बाकी जो सारे टावर्स हैं उन पे माइक्रोवेव लगा हुआ है, इनको अपग्रेड करने में टाइम लगता है। एंड सैड बात ये है जी कि मतलब मतलब अगर क्योंकि कोविड की वजह से इसको आप इस तरह समझ लें, आजकल हमें हॉस्पिटल यूटिलाइजेशन की तो अच्छी समझ आ गई है। आप ऐसे समझ लें कि जो ये टेलीकॉम नेटवर्क डिज़ाइन हुए हैं, इनमें उतनी कैपेसिटी शुरू से डिज़ाइन की नहीं गई कि वो इतना ज़्यादा डेटा बर्दाश्त कर सकें। तो ये मसला अभी पेश आ रहा है हमारे मुल्क को। इसको ठीक करने के लिए 1-1.5 साल में ये मसला ठीक हो सकता है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए कुछ आई वुड से कुछ चीजें करनी होंगी। अच्छा शाहीन साहब, सॉरी, जस्ट होल्ड दैट थॉट। क्या चीजें करनी होंगी, हम बात आपसे ये पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं इस्फंदियार शाहीन साहब से, CEO ऑफ नेट इक्विटी नेटवर्क्स। और शाहीन साहब अभी बता रहे थे कि जाहिर है कि हमें माइक्रोवेव से फाइबर ऑप्टिक पर स्विच करना है, और जाहिर है कि इन चीज़ों में वक्त लगता है और इन्वेस्टमेंट भी लगती है। लेकिन अभी शो से पहले मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की है कि ये फाइबर ऑप्टिक अगर इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़, जैसे मतलब यहाँ पर बदनाम ज़माना कराची इलेक्ट्रिक और मुख्तलिफ यूटिलिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करके आप इस नेटवर्क को फैला सकते हैं। तो थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझाएं ताकि मुझे भी समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है। बिल्कुल जी। देखें, एक तो खुशकिस्मती ये है कि मैंने आपको जैसे बताया कि जो 40,000 टावर हैं, हालांकि सिर्फ 8-10% फाइबर से कनेक्टेड है, लेकिन 92% बिजली की तारों से कनेक्टेड है। तो एक तो और बड़ा अच्छा अगर आप बिजली की ग्रिड को फॉलो करके उस पर फाइबर लगाएं, उसके इर्द गिर्द फाइबर लगाएं, तो 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि बहुत सस्ते में फाइबर लग जाती है, क्योंकि फाइबर केबल अब की कोई कॉस्ट नहीं है, फाइबर केबल बहुत सस्ती है, सारा खर्चा होता है उसको लगाने में और उसकी परमिट लेने, तो बहुत सस्ते में लग जाती है। जो लेकिन यूटिलिटी को जो बड़ा फायदा होता है इससे ना फाइबर लगाने से यूटिलिटी को एक बड़ा सॉलिड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म मिल जाता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि चोरी कहाँ हो रही है, चीजें कहाँ पे टूट रही हैं। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज हैं उनका तकरीबन लाइन लॉस है कोई 20% के करीब। दुनिया भर में आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी 10% तक लाइन लॉस करती है। हम अगर 20% से 10% पे चले जाए ना, तो पाकिस्तान भर में $1.5 बिलियन का फायदा होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री को, जो मोर देन इनफ है इस फाइबर नेटवर्क को पे करने के लिए। हाँ। तो ये हमारी लार्जर आइडिया है कि जी टेलीकॉम्स से ये मसला अगर हल नहीं होता, तो जो क्या हम फाइबर को यूज करके बाकी इंडस्ट्रीज के मसले हल कर सकते हैं? क्या हम बिजली की चोरी और बिजली की ग्रिड को ज्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं? क्या हम फार्मलैंड को ज्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं? जो हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये लार्जर आइडिया है नेट इक्विटी का कि बाकी इंडस्ट्रीज को भी फायदा पहुंचाएं, ताकि ये जो लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट्स हैं ये फीजिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो। तो इस्फंदियार साहब, ये कहीं ये मॉडल अडॉप्ट हुआ है या अभी ये सिर्फ मतलब ड्राइंग बोर्ड पर है? नहीं जी, बिल्कुल हो रहा है। लाइक एनएल इटली में लार्ज स्केल पे ग्रिड वाइड फाइबर डिप्लॉयमेंट हो रही है। अमेरिका के बहुत सारे रूरल एरियाज में जहाँ पे उनकी टेलीकॉम कंपनीज को नहीं समझ आई कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट करें, इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव्स अमेरिका में उन्होंने बहुत सारों ने खुद अपनी इलेक्ट्रिक ग्रिड का इस्तेमाल करके फाइबर भी लगाया है, जिससे उनकी मॉनिटरिंग, उनके स्केडा सिस्टम सबको फ़ायदा हो रहा है। स्पेन में ऊफीनेट का नेटवर्क है जिसने यही टेक्निक काफ़ी एक्सटेंसिवली ऑलरेडी की है। और देखिए, ये कोई टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल मसला नहीं है। आपको विल पैदा करने की ज़रूरत है कि आपने ये चीज़ सॉल्व करनी है। मैं इंडोनेशिया का एग्जांपल देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत मुश्किल टेरेन में एक फाइबर रिंग बनाया अराउंड द आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, और उन्होंने ये यूनिवर्सल सर्विस फंड का इस्तेमाल किया टू क्रिएट एन अवेलेबिलिटी पेमेंट स्कीम। तो वो एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि मुश्किल एरियाज में भी अगर आपके पास विल हो तो आप इस किस्म के नेटवर्क्स बिछा सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत है। मुश्किल कुछ नहीं अगर मान लीजिए। हमारे मसला ये है कि विल के साथ साथ इंटरनेट स्पीड भी दोनों ही स्लो हैं। बहरहाल मैं तो हमेशा कहता हूं कि पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस्फंदियार साहब फॉर दैट। एंड
आपके, अब मुझे नहीं पता कि किस इदारे के पास जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक वालों से बात करें? मेरे ख्याल में उनको अगर बता दें, जैसे असफंदियार ने कहा कि $1.5 बिलियन मिलेंगे, तो मेरे ख्याल में खुद ही पहुंच जाएंगे, खान साहब भी पहुंच जाएंगे। मगर यहाँ पे मुझे वही है कि विल का इशू और अंडरस्टैंडिंग का भी इशू है, क्योंकि हमारी टेलको कंपनी, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सी जगह जब नहीं करती तो ज़ाहिर है हुकूमत इंटरवीन करती है। यहाँ हुकूमत को इंटरवीन करना चाहिए, वो हुकूमत को बिल्कुल इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे डिजिटल पाकिस्तान की, तो अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ही उसका कायम नहीं है तो मतलब देखें, रेत की बुनियाद पर आप ताजमहल को नहीं खड़ा कर सकते। आप मतलब वो रेत के पहाड़ खड़ा कर सकते हो, लेकिन वो भी कोई रेती बाजरी माफिया वाला उठा के ले जाएगा फिर थोड़ी देर में। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। ये तलबा के मुस्तकबिल का मसला है, और जाहिर है सबको पता है कि पाकिस्तान में लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, तो मेरे ख्याल में तलबा से भी यही है कि वो प्रेस करें जहाँ पर भी हैं, अपने लोकल जो भी नुमाइंदे हैं या MNAs हैं उनको, कि वो ये चीज़ उठाएं। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल बात है, सर लॉन्ग रूट, जैसे असफंदियार ने भी कहा 1 से 1.5 साल लगता है कैपेसिटी। अगर शुरू कर दे तो पहला स्टेप लेने पे अब PTA उसको करे, HEC करे, जो भी करे, तो कम अज़ कम लेकिन हुकूमत को किसी को धक्का देना है कि जनाब आप ये करें, क्योंकि इवेंचुअली तो करना है, लेकिन हम वेट करते हैं जब सर पे आ जाता है तो फिर हम सोचते हैं, लेकिन इस वक्त तो आया हुआ है सर, वही तो मसला है ना। उसके बावजूद जब ये होता है कि आपके सर पे आई हो तो आप एक्ट करते हैं, लेकिन हमारे सर पे आए तो हम पैनिक करते हैं। ये भी और यहाँ पर बारहा जो स्टूडेंट्स का मसला है वो हर जगह बेचारे उठा रहे हैं। शहरों में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ बिजली का मसला भी है, तो ज़ाहिर है वो मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं, और वो एक लेक्चर में ही 500 का कार्ड आपका ख़त्म हो जाता है, तो ज़ाहिर है अफोर्डेबिलिटी का बहुत मसला है। बहरहाल ये मसला ज़ाहिर है फौरी सॉल्व नहीं होगा, इस पर आइंदा भी बात चलेगी। फ़िलहाल इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।